ठीक है। तो मैटर का दो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। फिजिकल क्लासिफिकेशन तीन टाइप का होता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन जो है ये आपका दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। वेरी गुड, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। आगे प्योर सब्सटेंस में क्या पढ़ा? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। बहुत अच्छे, वेरी गुड शेज़ीन, पढ़ के आई हो। कंपाउंड। मिक्सचर दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस, ठीक है ना। एलिमेंट में तीन कैटेगरी, हाँ, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ठीक है ना। चलो भाई, कंपाउंड में इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। चलो भाई, यहाँ तक अपने को समझ में आ गया है, तो ये आपको बता दिया था मैंने। और क्या है, और क्या पढ़ा था कल? यहीं तक का पढ़ा था। SI यूनिट्स देख लिए थे, फिर यूनिट क्या है वो देख लिया था, पहले भी देखा है वो। तो यूनिट क्या है, फिर SI यूनिट्स क्या हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं, फिर अपने को पता है मास क्या होता है, वेट क्या होता है, लेंथ क्या होती है, वॉल्यूम क्या है, फिर उसके बाद डेंसिटी क्या है ना। वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है, उसके बाद क्या है, टेम्परेचर क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या चीज़ होता है, वो तो कल देख लिया था। ये नहीं पढ़ा था, लेकिन इसमें टेम्परेचर का कन्वर्जन देख लिया था, है ना। KC 273 या फिर F-32 = 9/5C। ये याद रखने का ट्रिक क्या बताया था? 9 to 5 जॉब, ठीक है ना। चलो, और क्या था? यहाँ तक का पढ़ लिया था ना। और कुछ बताया था? नहीं, आई थिंक यहीं तक बताया था। कन्वर्जन बताया था, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। और कुछ बताया था? मोल कल तुम लोग को नहीं बताया ना, कल मोल इसमें नहीं बताया, एंट्रेंस की क्लास में। एरिया वगैरह, हाँ ठीक है, एरिया 2D स्पेस और वॉल्यूम 3D स्पेस, ठीक है। चलो, तो एक एक करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। ज़कवान से शुरू करते हैं। ज़कवान, ये बताओ प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? डिफरेंट, डेफिनाइट, वेरी गुड। उसको क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल दो। डिस्टिल्ड वाटर और मेटल, प्योर मेटल, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद जो है हमने देखा एलिमेंट क्या होता है। खुदा, एलिमेंट क्या है? वन टाइप ऑफ एटम, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम आता है, उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। चलो, ये भी क्लियर है। इसके बाद होमोजेनियस मिक्सचर क्या है कुलसुम? हाँ, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या होगा? यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी, तो उसको क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। बहुत अच्छे। इसके बाद जो है आगे, यूनिट क्या है? यूनिट क्या चीज़ है? एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर दी मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। इसके बाद टेम्परेचर का कन्वर्जन तो वहाँ पर लिखा है मैंने। कौन ये पूरी चीज़ें एक साथ बता सकता है, जो कल मैंने बताया था? यूनिट क्या है, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सभी चीज़ एक साथ एक्सप्लेन कर सकता है। शेज़ीन, पढ़ कर आए ना? स्टार्ट करो, चलो बताओ, पूरा बोलो, जो आता है पूरा बोलो। कुछ कहीं फंस गए तो मैं हूँ बताने के लिए। वेरी गुड। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में होती है वो। हाँ, स्टेट्स होती है। केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं, केमिकल क्लासिफिकेशन।
केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं। केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब वो किससे बना है, क्लासिकल केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब वो कैसे बटा हुआ है, ऐसा है। ठीक है, बोलो आगे बोलो। विथ फिक्स्ड केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या है, हाँ प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं जिनके पास डेफिनाइट क्या होता है, कॉम्पोजिशन होता है और उनका फिक्स प्रॉपर्टीज होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन, कहाँ से लिया गया उससे मैटर नहीं करेगा। ठीक है, चलो भाई आगे। वेरी गुड, आगे। वेरी गुड। सिंगल एटम की जगह बोलो सिर्फ वन टाइप ऑफ एटम। सिंगल एटम तो हो गया सिर्फ एक एटम है उसके अंदर, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक टाइप के एटम से बना, बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, डिफरेंट 2 और मोर एलिमेंट से बनेगा लेकिन फिक्स प्रपोर्शन में, ये इम्पॉर्टेंट है, फिक्स प्रपोर्शन होना चाहिए उसमें। आज का लॉ वही पढ़ेंगे हम लोग, आज पढ़ेंगे सबसे पहले लॉ। दीज आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। ये SI यूनिट्स क्या हैं, वो 7 हैं। ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। कल हमने ये भी चीज़ पढ़ी थी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या, जो या तो देख करके या तो बिना केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज किए उसको मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कलर हो गया, ओडोर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। मास भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेंथ फिजिकल प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये सब एरिया फिजिकल प्रॉपर्टी है, ऐसा टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या देखा, उसका केमिकल रिएक्शन करके देखना पड़ेगा, समझे। ठीक है, बहुत अच्छा, चलो ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद जो है वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो आज आगे लेके चलता हूँ तुम लोगों को, फिर मैं आगे क्या पढ़ना है उसको देखूँ। चलिए आइए देखिए, चलो देखो। ठीक है, तो आर्टिकल 1.4 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, क्या क्या है ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला बच्चों इसके अंदर जो लॉ है वो है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह लो आप उसको। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। दूसरा आएगा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। तीसरा आएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, मल्टीपल प्रपोर्शन। चौथा आएगा गे-लुसाक्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ। फिफ्थ आएगा एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। और भी हैं जैसे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, ये भी होता है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको जो दिया है आपके सिलेबस में वो बताता हूँ। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। तो पहले इसको लिखो, फिर मैं एक एक का स्टेटमेंट लिखाता हूँ, लिखो। तो बच्चों आज हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट लिखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हेडिंग लगाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हेडिंग लगा दी, स्टेटमेंट लिखो। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड,
मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास ना तो क्रिएट कर सकते ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते। आगे जाके फिजिक्स में पता लगेगा कि मास कन्वर्ट होगा एनर्जी के अंदर, वो कहानी अलग है, यहाँ पर अभी उसकी बात नहीं हो रही। तो मतलब क्या है, जैसे आपको वाटर बनाना है तो आप कार्बन लोगे और ऑक्सीजन लोगे, है ना? नहीं, क्या लोगे? हाइड्रोजन लोगे और ऑक्सीजन लोगे, है ना? तो आप लोगे हाइड्रोजन और आप क्या लोगे? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बच्चों क्या बनेगा? वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर। कितना लोगे, क्या लोगे, वो आगे की कहानी है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर फोकस करो। आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर के मिलाओगे तो क्या बनता है? वाटर बनता है। आप हाइड्रोजन का 2 ग्राम लोगे, ऑक्सीजन का 16 ग्राम लोगे, बस समझ आई? तो दोनों मिला करके यहाँ वाटर कितना बनेगा? 18 ग्राम। बस यही है। जितना मास पहले था उतना मास बाद में। फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कंजर्वेशन का मतलब पता है क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है जितना पहले उतना बाद में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी पहले उतनी एनर्जी बाद में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज पहले उतना चार्ज बाद में। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जितना मोमेंटम पहले उतना मोमेंटम बाद में। कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास पहले उतना मास बाद में। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जितना मास बच्चों रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट्स का होगा। इनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही प्रोडक्ट्स का होगा। यही लॉ है, इजी है, सिंपलेस्ट लॉ, समझे? मतलब मास कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जितना रिएक्टेंट साइड पे होगा उतना ही क्या होगा? प्रोडक्ट साइड पे होगा। लेकिन ये सिर्फ मास पे एप्लीकेबल है, वॉल्यूम पे नहीं। अब बोलेंगे क्या मतलब? समझाता हूँ, मैं आ रहा हूँ उसको। यहाँ ये समझा पहले, ये क्लियर है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट बोलो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होगा? मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल क्या होगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या देगा? वाटर। हाइड्रोजन का 2 ग्राम ले लो, ऑक्सीजन का 16 ग्राम ले लो, वाटर का 18 ग्राम मिल जाएगा। कितना आसान है, समझा? ठीक है ना? तो अभी कर लो। अब जो है हम लोग सेकेंड लॉ पे चलते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। बहुत सिंपल है, बिल्कुल घबराने का नहीं। हमको फॉर एग्जांपल अगर वाटर बनाना है तो वाटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, 1 ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। अगर मैं 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लूँगा तो वाटर बनेगा? नहीं बनेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हमको वाटर बनाना है तो हमको 2 ही हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे और 1 ही ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। बात समझ आई? ठीक। तो आपको बोलता है कि आप ये वाटर कहीं से भी लो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। कल बोला था मैंने, तालाब से पानी लो या हमारे नल से पानी लो, दोनों के वाटर में जो H और O का प्रपोर्शन होगा वो क्या होगा? सेम होगा। बात समझ आई? ठीक है ना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहे हमारी कार से निकले या कोई रिएक्शन से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आए, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा। बात समझ आई? स्टेटमेंट लिखो। A given compound always contains exactly the same proportion of elements. Exactly the same proportion of elements. A given compound always contains एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास आना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, केमिस्ट्री के जो भी लोग होते हैं वो लोगों को मास और वेट में वो लोग ज़्यादा फ़र्क नहीं करते। तो कभी कभी मास को वेट बोल देंगे, लेकिन फिज़िक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। बात समझ आई? केमिस्ट्री के जो होते हैं केमिस्ट मतलब क्या? केमिस्ट्री का साइंटिस्ट, उसके लिए स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क नहीं है, लेकिन फिज़िक्स के लिए, फिजिसिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क है। डायरेक्शन होता है ना वेलोसिटी में। बात समझ आई? तो यहाँ पर आपकी बुक में लिखा हुआ है वेट। वेट मतलब मास, ये मतलब, ठीक है? तो अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। वेट और ब्रैकेट में लिख दो मास, बाय वेट और ब्रैकेट में क्या लिख दो? मास। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो लॉजिक समझा इसके पीछे का?
कि डेफिनाइट प्रपोर्शन होता है, फिक्स प्रपोर्शन में वो मिलेंगे तभी वो कंपाउंड मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। आप कहीं से भी वो कंपाउंड लेकर आओ, अगर आप उसके एलिमेंट्स का रेशियो लोगे उसके मास का, तो क्या आएगा, डेफिनाइट वैल्यू आएगी। डेफिनाइट मतलब फिक्स वैल्यू आएगी। बात समझ आई? ठीक है ना। चलो भाई, तो ये हो गया हमारा ऐसे। जैसे हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो हमेशा 1:8 का रेशियो आएगा इसके मास का। ऑक्सीजन का 16 यूनिट्स होता है, ये पता है? नहीं पता है तो आज याद करवाऊंगा, मैं बताऊंगा आज बहुत सारी चीज़ें। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1 यूनिट। कितना होता है, 1 यूनिट। तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2, तो 1 + 1 कितना होगा 2, तो 2 यूनिट्स हो जाएगा। बात समझ आई? ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितना होता है ऑक्सीजन का 16, याद करना पड़ेगा, ये सब केमिस्ट्री है, याद करना पड़ता है। तो 16 यूनिट्स, ठीक है ना, 16 यूनिट्स। आप बताओ 2:16 करूँगा तो कितना आएगा, 1/8। अब समझे? अब चाहे आप H2O तालाब से लेकर आओ, या तो H2O कहाँ से लाओ, घर के नल से लेकर आओ, या तो H2O कहाँ से लेकर आओ, ओशियन से लेकर आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर जगह के H2O में क्या होगा, अगर सिर्फ वाटर का कंटेंट देखेंगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का अगर रेशियो लेंगे तो वो 1:8 ही आएगा। बात समझ आई? इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, कहीं से भी आप उसको लेकर के आ जाओ। अब समझे? तो यही है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। समझा? ठीक, चलो भाई, ये भी क्लियर है। अब ये समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या कहता है। मैं 1 मिनट पहले स्टेटमेंट लिखाता हूँ, हेडिंग लगाओ तुम लोग पहले। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, मैं उसको समझाता हूँ क्या है ये। लिख लिए? अब स्टेटमेंट लिखो। When two elements A and B, when two elements A and B form more than one compounds, comma दो, comma, the masses of element B, the masses of element B that combine with a fixed mass of A, the masses of element B that combine with a fixed mass of A are always in the ratio of small whole numbers. Fixed mass of A are always in the ratio of small whole numbers. Are always in the ratio of small whole numbers. In the ratio of small whole numbers. ठीक है? अब स्टेटमेंट पे गौर करना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, ये समझना पड़ेगा आपको। आइए मैं आपको समझाता हूँ ये लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है ना। होल नंबर समझता है सबको? होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। होल नंबर्स 0, याद रखने का ट्रिक क्या होता है इसका, होल में ओ होता है, ओ से 0 से स्टार्ट होगा। समझे? बोलते हैं ना बच्चे 1 से होगा, 0 से होगा, तो होल में ओ आता है तो इससे 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी। नेगेटिव नंबर इसमें नहीं आता। ठीक है ना। चलो अब क्या ये बोलना क्या चाहता है, स्टेटमेंट कहता है व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। दो एलिमेंट्स, कोई भी दो एलिमेंट क्या करते हैं, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। आप बोलेंगे एग्जाम्पल दीजिए सर, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये अपने पास दो एलिमेंट्स हैं, ये बच्चों दो अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं। एक तो बनाते हैं H2O, दूसरा क्या बनाते हैं बताया मैंने, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। वेरी गुड, क्या बनाते हैं, H2O2। दो कंपाउंड्स बनाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हाइड्रोजन लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ऑक्सीजन, और मैं क्या करता हूँ, इनका मास लिखता हूँ, दोनों का मास लिखता हूँ। इस कंपाउंड में मुझे बताइए हाइड्रोजन का मास क्या आएगा, 2 यूनिट्स।
2 यूनिट्स आएगा। ऑक्सीजन का कितना आएगा 16। अब समझे? ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का मास कितना आएगा 2 यूनिट्स। ऑक्सीजन का कितना आएगा, एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 ऑक्सीजन का 32 होगा। अब समझे? क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक, वापस से पढ़ो स्टेटमेंट। व्हेन 2 एलिमेंट्स A and B जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉर्म्स मोर देन 1 कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, देन आगे क्या है, देन द मासेस ऑफ एलिमेंट B, हमारे लिए एलिमेंट B ऑक्सीजन है, एलिमेंट A कौन है, हाइड्रोजन। अभी समझाऊंगा क्यों। ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट B दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ A, गिवन मास बोला है ना, वहाँ पर प्रॉपर वर्ड होना चाहिए फिक्स्ड मास। फिक्स्ड मास ऑफ A के मास को फिक्स कर दो। दोनों कंपाउंड में A का मास कितना है 2 और 2, फिक्स मास है। ठीक है ना। अब आगे, आर ऑलवेज इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर, किसका रेशो लेने का, B वाले एलिमेंट का, स्मॉल होल नंबर का नहीं, ध्यान से सुनो, किसका रेशो लेने का, B वाले एलिमेंट के मास का। किसका नहीं लेने का, जिसको फिक्स कर दिया उसका नहीं लेने का। किसका लेने का, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का इधर मास कितना है 16, इधर पे कितना है 32, दोनों को डिवाइड करो 1/2। 1/2 तो सिंपल होल नंबर है, होल नंबर जाएंगे, यही बोलता है। अब समझे कि अगर आपके पास क्या हो, 2 एलिमेंट्स हो और वो 2 एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक से ज़्यादा कई सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उनमें क्या करो, एक के मास को क्या कर दो, फिक्स कर दो। तो जो दूसरा एलिमेंट बचता है उसके मास का अगर रेशो लोगे तो वो क्या आएगा, सिंपल होल नंबर, यानी 1:2:3:4 समथिंग समथिंग ऐसा। बात समझ आई? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये और एग्जाम्पल लेते हैं, आइए और एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल ऐसा है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें याद रखना 16/32 लेके क्या आया था 1:2। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कार्बन ऑक्सीजन, बोलो, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना। चलो भाई, यहाँ कार्बन लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ ऑक्सीजन। अब बताओ, यहाँ कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होगा 32, 32 होगा। ठीक, कार्बन का कितना होगा 12, कार्बन का 12 यूनिट होता है, याद करना पड़ेगा। ऑक्सीजन का कितना होता है 16। कौन फिक्स है, कार्बन, कार्बन फिक्स हो गया। अब किसका रेशो लेने का, हाँ 32/16 कितना आएगा 2:1। तो 2:1 भी तो सिंपल होल नंबर है, स्मॉल होल नंबर। ज़रूरी थोड़ी है 1:2 आए, ज़रूरी नहीं है, 2:1 बस स्मॉल होल नंबर बोला है। बात समझ आई? क्लियर है? भेजे में गया, यही है मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझा? क्लियर हो गया? तो क्या बोलता है लॉ, बताओ। स्टेटमेंट पढ़ के समझ नहीं आता, यहाँ से समझ में आना शुरू हो जाता है क्या बोल रहा है। क्या बोलता है कि अगर 2 एलिमेंट क्या करेंगे, एक से ज़्यादा अलग अलग कंपाउंड्स बनाएंगे, तो क्या करने का, एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो, दूसरे एलिमेंट के क्या करो, मास का रेशो लो, तो वो क्या आएगा, सिंपल होल नंबर। अब समझा? सिंपल होल नंबर मतलब स्मॉल होल नंबर, छोटे छोटे होल नंबर। जैसे होल नंबर तो 40 भी है, होल नंबर तो 20 भी है, होल नंबर 60 भी है, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। लेकिन स्मॉल होल नंबर मतलब 1 से लेके 9 के बीच में या उससे भी कम। अब समझा? ये मतलब होता है इसका। क्लियर है सबको? चलो एग्जाम्पल खत्म करें। चलिए, तो अब क्या करना है, अब अपने को नेक्स्ट लॉ पे जाना है। नेक्स्ट लॉ क्या है, गेल-लुसाक्स लॉ। तो गेल-लुसाक्स लॉ क्या कहता है, बहुत इजी है गेल-लुसाक्स लॉ। आइए मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैं आपको केमिकल रिएक्शन रीड करने के लिए सिखाऊंगा, उसको आपको समझना पड़ेगा। जबकि लॉ तो सिर्फ गैसेस रिएक्टेंट्स पे ही और प्रोडक्ट्स पे ही एप्लीकेबल है। ठीक है, चलो। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, A + 2B विल गिव यू 3C + 5D, है ना, या 2A लिख दो या 3A लिख दो, 6A लिख देता हूँ। ठीक, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब पहले उसको समझो। ठीक, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस रिएक्शन को रीड कैसे करना है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इसको रीड कैसे करना है। तो इसको ऐसे रीड करते हैं बच्चों कि 6 मोल ऑफ A रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स ऑफ B विल गिव यू 3 मोल्स ऑफ C और
5 मोल्स ऑफ डी। समझे? अगर ये आपको रीड करने नहीं आता है तो 2019 में जो नीट का सवाल आया था वो आप नहीं कर सकते। आपको हेबर्स प्रोसेस का बस इक्वेशन लिखना था, कॉमन इक्वेशन है, सब बच्चों को याद रहती है। उसमें से बस यही पूछा था कि नाइट्रोजन के इतने मोल लेंगे, हाइड्रोजन के इतने लेंगे तो अमोनिया के कितने मोल बनेंगे, बस यही पूछा था। बस रीड करने आना चाहिए इक्वेशन। ठीक, चलो। केमिस्ट्री भले आपको इलॉजिकल लगेगा लेकिन पेपर में मार्क्स आपका केमिस्ट्री ही बढ़ाएगा बायोलॉजी के बाद। फिजिक्स में तो काफ़ी एफर्ट मारना पड़ेगा तुमको, समझे? लेकिन मार्क्स कौन बढ़ाएगा नीट के पेपर में? केमिस्ट्री। इजी क्वेश्चंस आते हैं। इस बार क्वेश्चन क्या आ गया? Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू क्या होता है? तो ये तो सीधा सीधा आर होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। याद कराता हूँ बच्चों को मैं, ये चोर पुलिस पहले आता है, याद करवाता हूँ ट्रिक से मैं। Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू डैश, तो आपको सीधा सीधा पता है कि आर का वैल्यू है, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है ना? तो इजी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, टाइम भी तुम्हारा यही बचाएगा बायोलॉजी के बाद और मार्क्स भी बूस्ट यही करेगा। लेकिन टॉपर बनना है तो फिजिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो पहले इसको रीड करना सीख लो। तो रीड कैसे करेंगे? 6 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ बी विल गिव यू 3 मोल्स ऑफ सी एंड 5 मोल्स ऑफ डी। ऐसे रीड करेंगे। ये इसको रीड करने का बच्चों पहला तरीका है। मैं आपको इसको रीड करने का दूसरा तरीका समझाता हूँ। दूसरा तरीका क्या है? इसको रीड करने का दूसरा तरीका ये है कि ऐसा बोलते हैं इसको कि 1 वॉल्यूम ऑफ ए, अभी आपको इसका मतलब नहीं समझेगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, 1 वॉल्यूम ऑफ ए, सो कर आया करो तुम। ये क्या किसके साथ में रिएक्ट करेगा? 2 वॉल्यूम्स ऑफ बी के साथ में। किसके साथ में? 2 वॉल्यूम्स ऑफ बी के साथ में। तो ये आपको देगा 3 वॉल्यूम ऑफ क्या? 3 वॉल्यूम ऑफ सी और क्या देगा? 5 वॉल्यूम ऑफ डी देगा। बात समझ आई? तो अगर आप 1 वॉल्यूम ऑफ ए को 2 वॉल्यूम ऑफ बी से रिएक्ट करवाएंगे तो आपको सी के 3 वॉल्यूम और डी के 5 वॉल्यूम मिलेंगे। बात समझ आई? अब आपको कुछ तो समझ आ रहा है रीड कैसे करना है। अगर यहाँ होता 10, 8, 9, 7 तो क्या लिखते? 10 वॉल्यूम्स ऑफ ए विल रिएक्ट विद 8 वॉल्यूम्स ऑफ बी। मतलब समझ आ रहा है? ठीक। मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ इसको रीड करने का। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। ये वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम लीटर भी हो सकता है, मिलीलीटर भी हो सकता है, मीटर क्यूब भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वॉल्यूम है ना वो, तो वॉल्यूम का कोई भी यूनिट हो सकता है। तो कोई भी यूनिट हो सकता है, इस वजह से सिर्फ वॉल्यूम बताया मैंने। अब मैं एक स्पेसिफिक यूनिट पे चले जाता हूँ समझाने के लिए। इसको अब ऐसे बोलेंगे बच्चों, 6 ml ऑफ ए रिएक्ट्स विथ 2 ml of B will give you 3 ml of C plus 5 ml of D। अब समझे? ये नहीं सोचना है कि 6 और 2 मिलके यहाँ क्या बना? 8। ठीक है ना? और यहाँ पर भी हो सकता है ये चेंज हो जाए, हो सकता है ये 4 होता, तो यहाँ क्या लिखता मैं? 4। 6 ml ऑफ A, 2 ml ऑफ B क्या देगा? 4 ml ऑफ C और 5 ml ऑफ D। 6, 2, 8 ml और ये कितना है? 9 ml। तो ये मत सोचना वहाँ 8 हो गया यहाँ 9 हो गया, हो सकता है। हमने सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं पढ़ा है। समझे? तो ऐसा नहीं बोला मैंने जितना रिएक्टेंट का वॉल्यूम होगा उतना ही प्रोडक्ट का वॉल्यूम होगा, ऐसा नहीं होता है। समझे? वॉल्यूम में इक्विवेलेंस नहीं है, मास में इक्विवेलेंस है सिर्फ। बात समझ आई? तुमको 12th में मैं ऐसे सॉल्यूशंस पढ़ाऊंगा जिसमें अगर एक का वॉल्यूम 10 ml है, दूसरे का 10 ml है, दोनों को मिक्स करने बाद कितना होना चाहिए? 20 ml। वो 20 से कम होगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं उसको। बात समझ आई? तो वॉल्यूम में ऐसा कोई भी कंजर्वेशन नहीं है। मास में कंजर्वेशन है, एनर्जी में कंजर्वेशन है, वॉल्यूम का कोई कंजर्वेशन नहीं है। ये तो ये दिमाग से निकाल देना। ठीक है, चलो भाई। तो इसको ऐसे रीड करते हैं। रीड करना आया? हाँ, किसी भी फॉर्मेट में आप रीड कर लो। आपको एग्जाम में तीनों काम आएंगे। बुक में तो अभी आपको एक ही पढ़ाना है, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा क्या है? मुद्दा है हमारा गेल-लुसाक्स लॉ। स्टेटमेंट लिखो, हेडिंग लगाओ, फिर स्टेटमेंट लिखो। When gases combine, or are produced, when gases combine or
are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume. They do so in a simple ratio by volume. They do so in a simple ratio by volume at same temperature and pressure. At same temperature and pressure. At same temperature and pressure. सबसे पहली बात, ये जो लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं गैसियस वॉल्यूम के लिए, ये सिर्फ गैसेस पे एप्लीकेबल है। सबसे पहली बात किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ गैसेस के लिए। लेकिन जो आपको रीड करना मैंने सिखाया वो सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे रिएक्टेंट सॉलिड हो, लिक्विड हो, या आपका प्रोडक्ट सॉलिड हो या लिक्विड हो। बात समझ आई? लेकिन जो मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ वो सभी के सभी सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल। जो लॉ भी आपको पढ़ा रहा हूँ ये वाला, ये रिजल्ट लॉ, लेकिन ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक, आइए। तो ये बोलना क्या चाहता है? बोलता है कि जब गैसेस कंबाइन होकर के नई गैस फॉर्म करते हैं तो उनके वॉल्यूम का अगर रेशो लिया जाए तो वो सिंपल होल नंबर आएगा। समझे? वापस से, अगर गैसेस, ध्यान सुनो, अगर गैसेस कंबाइन होकर के नई गैस फॉर्म करे तो उन गैसेस के अगर वॉल्यूम का रेशो लेंगे तो क्या आएगा? सिंपल होल नंबर आएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। आइए इसको समझते हैं। ये समझ गया? लिख लिए थे? लिख लो उसको कहीं पे। अच्छा, पहले मैं एग्जांपल करा देता हूँ, बाद में कर लेना। यहाँ पर देख लो एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए बच्चों, ध्यान रखना। अगर हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं, क्या लेते हैं? हाइड्रोजन लेते हैं, और क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। लेकिन तीनों कौन से फेज में होना चाहिए? गैसेस। ये ऐसे यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में, मतलब वो क्या बताएगा? उसका फेज बताएगा कि वो सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। तो ये गैसेस में। अगर इनके वॉल्यूम देखा जाए तो इसका कितना लिया? इसका लिया 100 ml। कितना लिया? 100 ml। इसका कितना लिया? इसका लिया 50 ml। तो ये आपको कितना देगा? ये आपको देगा 100 ml। कितना देगा? 100 ml। ठीक है ना? इनका रेशो ले लो। क्यों लिया 100 ml? वो एक्सपेरिमेंट का है। क्यों 100 ml ही लिया? तो आपको साइंटिस्ट ने बता दिया कि जब इसके 100 ml लेते हैं, इसके 50 ml लेते हैं, तो आपको वाटर 100 ml मिलता है। ये नहीं सोचना है इसका 100 लिया उसका 50 तो वहाँ 150 बनेगा, ये नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट आएगा लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का, आगे समझाऊंगा मैं वो क्या है। अभी फिलहाल साइंटिस्ट ने आपको बता दिया कि क्या करो, इसके 100 ml लो, इसके 50 ml लो, तो ये क्या मिलेगा? वाटर 100 ml मिलेगा। भेजे में गया? ठीक। इनके वॉल्यूम का रेशो ले लो। इनके वॉल्यूम का रेशो क्या आएगा? 100 ml डिवाइड बाय क्या होगा? 50 ml डिवाइड बाय क्या होगा? 100 ml। बात समझ आती? ठीक है ना? 50 1 जा, ये 2 और ये 2। बात समझ आती है? तो रेशो क्या बनेगा? 2:1:2। कैसा रेशो है? सिंपल होल नंबर। अब समझा कैसा रेशो है? सिंपल होल नंबर। 2:1:2 सिंपल होल नंबर। बात समझ आई? तो रिएक्टेंट में भी कौन है? गैसेस। प्रोडक्ट में भी कौन है? गैसेस। ये लॉ सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है? गैसेस। अगर गैसेस जो कंबाइन हो रही हैं उनके अगर वॉल्यूम का रेशो लिया जाए तो उन सभी के वॉल्यूम का रेशो क्या आएगा? सिंपल होल नंबर। समझा? क्लियर है? आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेकिन क्या कंडीशन है वहाँ पर? कंडीशन यानी शर्त ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। वो चेंज करेंगे तो नहीं होगा ये तो। ठीक है, चलो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है कि आप क्या करो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करो। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये वही हेबर्स प्रोसेस वाली इक्वेशन है। भले आपको अभी इसके फॉर्मूले में नहीं लिख करके दिया है, लेकिन ये हेबर्स प्रोसेस वाली इक्वेशन है जो नीट में आई थी 2019 में। तो ये आपको क्या बना के देगा? ये आपको बना के देगा अमोनिया। क्या बना के देगा? अमोनिया। इसमें आप इसका लेंगे 1 लीटर, इसका जब आपने लिया 3 लीटर, तो इसका क्या मिलेगा? 2 लीटर। बात समझ आई? ठीक है ना? ऐसा आपको मिलेगा।
सब वॉल्यूम तो पता लग गया आपको। बताओ रेशो क्या आएगा, 1:3:2। बस यही है, इतना सिंपल है, यही है 1:3:2 वॉल्यूम का रेशो ले लो। बात समझी, क्लियर हो गया। अच्छा, इसको मैं दूसरे फॉर्मेट में रीड करूं तो क्या, दूसरे फॉर्मेट में अगर रीड करूं तो 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो 2 मोल अमोनिया मिलेगा। अब समझे। चलो आगे आएगा मोल तो बताता हूँ उसमें कैसे क्या लिखना है उसको। यहाँ तक सबको क्लियर है? कुछ नहीं है, लल्लू लॉ है तो कुछ नहीं है। क्या बोलता है, गैसेस रिएक्ट करके दूसरी गैस बनाएंगी, उसके बाद क्या होगा, जो जो वॉल्यूम लिया है, जो जो वॉल्यूम लेकर के वो बना है उनका क्या कर दो, रेशो ले लो। क्या आएगा, सिंपल होल नंबर। बस यही समझा, बस यही लॉ है, सिंपल है। चलो भाई, तो मुझे तो लगता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से भी इजी लॉ है, उससे भी आसान है ना। बस क्या करना है। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्यों इजी लगता है, सेंटेंस इजी है, तुमने पहले पढ़ा हुआ है ना वो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, भेजे में गई बात, बस वही बात है, ठीक है ना। ये तो उससे भी आसान लॉ है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल कॉपी करो, एवोगैड्रोस लॉ समझाता हूँ। चलो, तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, कोई भी कंपाउंड लो, फिर उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनका रेशियो लो, तो वो क्या आएगा, हमेशा फिक्स होगा, चाहे वो कहीं से भी लाए हो। समझे, डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है वो। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, अगर 2 एलिमेंट्स मिलकर के एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं तो उसमें से क्या कर दो, एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो, उसके बाद क्या होगा, दूसरे एलिमेंट का क्या करने का, हाँ उसके मास का रेशियो लेते जाओ तो वो सिंपल होल नंबर्स आएगा। बात समझ आई। गेल-लेज़ैक्स लॉ क्या कहता है, अगर गैसेस रिएक्टेंट्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, गैसेस प्रोडक्ट, तो उनके वॉल्यूम का अगर रेशियो लिया जाए तो वो क्या आएगा, सिंपल होल नंबर। समझे। अब क्या बचा, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, बहुत इजी है, आइए मैं आपको समझाता हूँ, एकदम आसान है वो भी, ठीक है। चलो भाई, गेल-लेज़ैक्स लॉ में कोई कंडीशन थी क्या, क्या, हाँ, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलो, तो हमारा क्या है अभी, एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले टेम्परेचर एंड प्रेशर को क्या कर दो, फिक्स कर दो। क्या कर दो, फिक्स कर दो। फिक्स करने को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट करना, कांस्टेंट रखो। बात समझ आई। तो इनको क्या कर दो, फिक्स कर दो, यानी कांस्टेंट कर दो। एक डब्बा लो, इस डब्बे का वॉल्यूम फॉर एग्जांपल 100 ml है, कितना है, 100 ml। एक दूसरा डब्बा लो, इस डब्बे का भी वॉल्यूम कितना है, 100 ml है, फिक्स है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। ये भी 100 ml का है, वो भी 100 ml का है। टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या कर दिया, दोनों गैसेस के लिए फिक्स कर दिया। अंदर क्या भरी है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल N2 भरा है, नाइट्रोजन गैस। इसके अंदर कौन सी गैस भरी है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी है। बात समझ आती, ठीक है ना। अब क्या, ये आपसे कहता है इक्वल वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम इक्वल है, और बोलेंगे हाँ सर इक्वल है, 100 ml है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या, टेम्परेचर प्रेशर फिक्स, वॉल्यूम फिक्स, गैसेस भले अलग अलग हो। अगर ये गैस के पास 10 लाख मॉलिक्यूल है, 10 लाख मॉलिक्यूल, तो ये गैस के पास भी क्या होगा, 10 लाख मॉलिक्यूल। बस यही बोलता है, समझे, यही है, इतना आसान लॉ है। क्या कर दो, तीनों चीज़ें फिक्स कर दो। क्या, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों फिक्स कर दिया। अब क्या, डब्बे में, डब्बे को फिक्स कर दिया तो वॉल्यूम फिक्स हो गया। अब डब्बे में कोई भी गैस भर दो तो क्या होगा, ये गैस के मॉलिक्यूल और वो गैस के मॉलिक्यूल सेम होंगे। अब समझे, अगर इस गैस के मॉलिक्यूल 50 लाख है तो उसके भी 50 लाख होंगे। समझा, क्लियर हो गया। स्टेटमेंट लिखो, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, equal volumes of all gases at same temperature and pressure
equal volumes of all gases at same temperature and pressure, equal volumes of all gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules, contains equal number of molecules। लेकिन ये भी लॉ सिर्फ किसके लिए है? गैसेस के लिए। गैसेस को अंडरलाइन करो। equal volume of all the gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules। समझा? एकदम हलवा है, तो बुझा ही नहीं इसमें। ठीक है, चलो भाई। तो कोई आगे जा कर के पी वी इक्वल टू एनआरटी से भी प्रूव हो जाएगा ये वैसे। चलो, तो तुम लोगों को 5 लॉ बताए मैंने, 5 लॉ बताए, सारे लॉ समझे, एकदम आसान है पांचों लॉ। सबसे पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बहुत अच्छे, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। बहुत अच्छे। उसके बाद क्या पढ़ा? मास ऑफ लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। क्या बोलता है वो? स्टेटमेंट रीड करो, क्योंकि स्टेटमेंट अपना ये कहता है a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight या by mass irrespective of the source। ठीक है ना? चलो भाई, तो अपने को समझ आता है कि अपन कहीं से भी कोई कंपाउंड लेकर के आएँ और उसके एलिमेंट्स का मास का रेशो ले लें तो वो हमेशा क्या आएगा? फिक्स आएगा। प्रपोर्शन मतलब क्या होता है? एक तुमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में पढ़ते हो तो तुम पहला ही थ्योरम ज्योमेट्री का, प्रपोर्शन का मतलब इक्वल रेशो। प्रपोर्शन का मतलब इक्वल रेशो। तो कोई भी कहीं से भी कंपाउंड लाओ, एलिमेंट्स का रेशो लो तो हमेशा क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो इक्वल क्या आया? रेशो आया। तो इस वजह से क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? इक्वल रेशो। बीपीटी में यही तो पढ़ते हो तुम लोग। क्या पढ़ते हो? एक ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को अगर एक लाइन ज्वाइन कर देगी तो पहला थ्योरम नहीं याद है लोग को। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, चल यहाँ तक समझ आया। उसके बाद क्या पढ़ाया तुम लोगों को मैंने? मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्लियर है? अगर बच्चे की पांचों लॉ में कहीं गाड़ी फंसती है तो मल्टीपल प्रोपोर्शन है, लेकिन वो आपके दिमाग में बैठ गया कि क्या मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब खुद से पढ़ के समझ में नहीं आता। वो टीचर समझाते तो समझ आ जाएगा, ऐसा है। ठीक है ना? ये लोजैक्स वाला इससे एकदम सिंपल है, वो भी वापस बताता हूँ एक बार में, सुन लो। गैसेस रिएक्ट करती हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, वो बनाते हैं वाटर। तो वाटर भी गैसियस फेज में हो सकता है ना, भाप बनता है पानी तो गैसियस फेज में। ठीक, तो अगर गैसेस रिएक्ट करके गैस बना रही हैं तो अगर जो गैसेस रिएक्ट करके गैस बना रही है उनके वॉल्यूम जो भी होंगे, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर जितना भी लिया, उनके वॉल्यूम का रेशो ले लो। बस क्या करो? वॉल्यूम का रेशो ले लो। तो जो वॉल्यूम का रेशो होगा वो हमेशा क्या होगा? सिंपल होल नंबर होगा। क्या होगा हमेशा? वो सिंपल होल नंबर। बात समझ आई? बस वही है, गैस रिएक्ट करेंगी, गैस बनाएंगी, उनके वॉल्यूम का क्या करो? रेशो ले लो। वॉल्यूम का रेशो क्या होगा? सिंपल होल नंबर। कितना आसान है, तो एकदम सिंपल है। ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? बोलो। अगर हम क्या कर देंगे, 2 अलग अलग गैसेस का प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, तीनों फिक्स कर दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम हो जाएगा। सिंपल है, यही लॉ है ना? अच्छा, तो ये हो गया अपना। अब स्टेटमेंट याद करने हैं आप लोगों को, लिखना है। ठीक है, लिख करके लाना, हर स्टेटमेंट को 4 बार लिख करके लाना। हाँ, ठीक है, चलो ठीक है। नहीं, 4 बार लिख मत लेना, याद कर लेना उसको, कल के सेशन में पूछ लूँगा मैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, ये भी हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी सब बकवास है, आगे जाके सब फेल हो जाएगा, इसी टेक्स्ट बुक में ही फेल करवाएंगे उसको। लेकिन अब जो दिया है वो दिया है, आइए पढ़ते हैं उसको। सबको समझा? 5 लॉ, कोई दिक्कत नहीं, कोई लॉ में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें डिटेल में बताई है मैंने। ठीक है? हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा। हम क्या करते हैं ना, हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर ऐसे डेवलपमेंट हुआ है, पहले हमने ये सीखा, फिर उसको इम्प्रूव करके ये बनाया। मैंने बताया था ना, हमारा काम क्या होता है, हम क्या करेंगे? बुक और पेन लेकर के बैठे हुए, लॉ समझ रहे हैं, लिख दिया,
फिर समझेगा ये गलत है, इसको काट के नया बनाया। तो ऐसा नहीं है कि पीछे जो लॉ आए उनकी हेल्प नहीं ली हमने, हम उनकी हेल्प लेते हैं, उसी को इम्प्रूव करके आगे बढ़ाते हैं। आइंस्टाइन हमेशा ये बोलता था कि आज मैं जहाँ पर भी हूँ मैं न्यूटन के कंधे पे खड़ा हूँ, अगर न्यूटन नहीं होता तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। समझे? न्यूटन ने यहाँ तक की स्टडी कर ली ना, अब आइंस्टाइन ने वापस से नहीं पढ़ा। आइंस्टाइन ने क्या किया, न्यूटन की थ्योरी को आगे फर्दर उसने एक्सटेंड किया। उसने एक्चुअली न्यूटन की थ्योरी को, मैक्सिमम थ्योरीज को डिस्कार्ड किया। उसने ग्रेविटेशन की थ्योरी आइंस्टाइन की अलग है, आइंस्टाइन अलग बात करता है। रिलेटिविटी जो न्यूटन की थ्योरी है और जो आइंस्टाइन की थ्योरी है, बहुत फ़र्क है दोनों में। न्यूटन कुछ और बात करता है, आइंस्टाइन कुछ और बात करता है, ऐसा है। लेकिन जो भी है शुरुआत तो न्यूटन ने की ना, ऐसा है। तो वही है, इसी वजह से पहले की चीज़ पढ़ाई जाती है कि ऐसे डेवलपमेंट हुआ उसमें। ठीक है, चलो आइए तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं। तो ऐसा है ना कि आगे जब हम लोग बढ़ते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि एटम को छोड़ ही देते हैं, हम उसके फर्दर पार्ट पे एक्सटेंड करके बताते हैं कि अच्छा इसके आगे ये बताना है आपको, इसके आगे ये पढ़ना है आपको। ठीक है ना? तो एटम को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बताता हूँ मैं कैसे उसमें मॉडिफिकेशन होगा। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है, आइए इसको देखते हैं। डाल्टन एक स्कूल टीचर था। क्या था? एक स्कूल टीचर। उस स्कूल टीचर ने वह अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते एक रिसर्च पेपर लिखा, और उस रिसर्च पेपर में उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। क्या बताया? उसने बोला कि अगर आप क्या करेंगे, किसी भी मैटर को तोड़ते जाएंगे, क्या करेंगे? तोड़ते जाएंगे। जैसे आपके पास एक चौक है, पहले चौक से लिखते थे हम लोग, तो हम लोग चौक का मैं हमेशा एग्जाम्पल लेता था क्योंकि उससे समझ में आती है बात। कैसे? आप एक चौक ले लो, उस चौक को अगर आप क्या करते जाओगे, तोड़ते जाओगे, तो चौक को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो क्या होगा? छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे। तोड़ते 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 एक इतना छोटा पार्टिकल आएगा जिसको आपको लगेगा ये फर्दर तोड़ नहीं सकते। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? लेकिन वो फिर भी टूटेगा। फिर भी क्या होगा? टूटेगा। टूटते 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 कोई तो ऐसा अल्टीमेट पार्टिकल होगा ना जो नहीं टूटता होगा, उसको उसने बोला वो होगा एटम। क्या होगा? एटम। एटम बोला उसने। भेजे में जा रहा है? तो बेसिकली क्या होता है, एटम बना है एटोमोस से। किससे बना है? एटोमोस। तो एटम बना है एटोमोस से। एटोमोस का मतलब होता है इनडिविजिबल। क्या मतलब होता है? इनडिविजिबल या अनकटेबल, जिसको कट नहीं कर सकते, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो एटम का मतलब तो यही होता है। लेकिन आज के दौर में हमको पता है एटम टूट सकता है। उसको एटम टूटेगा तो क्या मिलेगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। समझे? ये अपने को पता है। एक्चुअली एटम के अंदर 100 और पार्टिकल्स हैं जो हम अब तक डिस्कवर कर चुके हैं। 100 से ज़्यादा ही हैं। 100 से ज़्यादा पार्टिकल एटम के अंदर डिस्कवर कर चुके हैं। हम पढ़ते कितना है? सिर्फ 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबसे अल्टीमेट पार्टिकल हुए, उनसे छोटा पार्टिकल नहीं होगा। ये भी गलत है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ेंगे तो उसके अंदर भी पार्टिकल है, इनको बोलते हैं क्वार्क्स। क्या बोलते हैं इनको? क्वार्क्स। लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं हो। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो ये सब चीज़ आपको सोचने पर मजबूर करती है कि यार ये तो कोई तो बनाया होगा ना इसको, ऐसे कैसे अपने आप आ रहा है ये। एक तो हमने सबसे पहले बात कर ली कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा? एटम होगा। हमने उसका नाम ही इस बेसिस पे रख दिया कि वो टूट नहीं सकता। तो हमने नाम तो नहीं छोड़ा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट छोड़ दिया। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है उसका? जो टूट नहीं सकता, लेकिन एटम तो टूट सकता है। तो हमने नाम वही रखा, नाम उसका एटम ही रखा, लेकिन कॉन्सेप्ट उसका छोड़ दिया। क्या कॉन्सेप्ट था उसका? इनडिविजिबल, अनकटेबल। लेकिन वो कट हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, पॉसिबल है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डाल्टन ने क्या किया। सबसे पहली थ्योरी बताई उसने, एक फिलॉसफी दी कि क्या करो आप, जो है एटम कंसिडर करो। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या कंसिडर करो? एटम। ठीक है ना? चलो हेडिंग लगाओ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहला पॉइंट जो उसने बोला था, उसके कई सारे पॉइंट्स थे, आपकी बुक में 4 है तो बस 4 पढ़ लो। ठीक है? कई सारे पॉइंट्स थे उसके। क्या है सबसे पहला पॉइंट? मैटर कंसिस्ट ऑफ
tiny indivisible particles. Matter consists of tiny indivisible particles called atoms. Tiny indivisible particles called atoms. ठीक है, उसने क्या बोला है, टाइनी और इनडिविजिबल, लेकिन वो डिवाइड हो सकता है, तो पहला पॉइंट गलत है, ठीक, अपने को पता है, ठीक है। चलो उसके बाद सेकेंड पॉइंट, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, all the atoms of a given element have identical properties. All the atoms of a given element have identical properties, including mass. Including mass. एक एलिमेंट के सभी एटम्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी, सही है, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ तो एलिमेंट को तोड़ूंगा तो फिर से अंदर से क्या मिलेगा, वही मिलेगा। जैसे मैंने बताया था, लोहा है, एक एलिमेंट है, Fe है, तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, Fe मिलेगा। तो सब एटम्स कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, मास भी सेम होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, compounds are formed when atoms of different elements, compounds are formed when atoms of different elements, when atoms of different elements combine in a fixed ratio, when atoms of different elements combine in a fixed ratio, combine in a fixed ratio. Fourth point, last point है, chemical reactions only, chemical reactions involve only, chemical reactions involve only rearrangement of atoms. Chemical reactions involve only rearrangement of atoms. Involve only rearrangement of atoms. समझे, मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, इधर का टूट के उधर लगेगा, उधर का टूट के इधर लगेगा, ना एटम क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, बस रीअरेंजमेंट हो जाएगा एटम्स, ऐसा है, ठीक है ना। ए बी सी डी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अब रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए सी साथ में हो जाएगा और बी और डी साथ में हो जाएगा। बात समझ आई भाई, बस वही है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ऐसा नहीं हो गया यहाँ कुछ ई क्रिएट हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, बस क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। बात समझ आई, ठीक है ना। चलो इस तरीके से, तो बस इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये हो गया। हाँ, डाल्टन के सिर्फ 4 पॉइंट वो लिख करके दिए हैं जो एक्सेप्टेबल है। डाल्टन के तुम रेफरेंस में पढ़ोगे तो 10-12 पॉइंट्स हैं मैक्सिमम फील्ड, ऐसा, ठीक है ना। तो डाल्टन की फर्स्ट थेरी, डाल्टन की तो एक ही थेरी है, डाल्टन के फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें गड़बड़ है, बाकी 3 पॉइंट वो दिए हैं जो एक्सेप्टेबल हैं, बाकी पॉइंट्स तो जो एक्सेप्टेबल नहीं है वो लिखा ही नहीं है आपकी टेक्स्ट बुक में, ठीक है। चलो ये भी हो गया, सबको क्लियर है। तो डाल्टन ने ये बातें कही थी, ठीक है, वो आपको याद कर सकते हो, एग्ज़ाम में आ सकता है, कॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ। मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है ना। ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बाप रे ये तो मेरा गला बैठा देगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास समझेंगे। अब जो मैं आपको पार्ट पढ़ाने वाला हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का एपिसेंटर यही है, मोल कॉन्सेप्ट जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, यही सब आपको सीखना है अभी,
ये अगर आपको अभी नहीं आएगा तो आपको आगे बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है कुछ भी, समझे? ठीक है ना? जब बैच स्टार्ट होगा रिज़ल्ट के बाद मैं फिर से पढ़ाऊँगा, ऐसे वापस से होगा, क्योंकि नए बच्चे आएंगे, मैं फिर से पढ़ाऊँगा तुमको। बस मैं आगे ढकेल रहा हूँ कि तुमको क्या हो, ऐसा नहीं हो कि सब कुछ नया नया लगे। तुम एक वो इनर्शिया जो रेस्ट वाला होता है ना, उससे हट के मोशन वाले इनर्शिया में आ जाओ, समझे? ऐसा है, ठीक? वापस से पढ़ाऊँगा ये सारी चीज़ें। चलो आइए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। जैसे मैं याद कराऊंगा वैसे ही याद करना है इसको, टेक्स्ट बुक के हिसाब से याद करने का, भेजे में कुछ जाने वाला नहीं है, ठीक? जैसे मैं याद कराऊंगा वैसे ही याद करना। आर्टिकल 1.7 एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस जो है ये क्या होता है? तो एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो एटॉमिक मास क्या होता है आसान भाषा में? नहीं, एटॉमिक मास मतलब क्या? एक एटम का मास, एक एटम का मास। हाँ, एक एटम का मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर को या उसके मास को ऐड करना पड़ेगा। मास को क्यों नहीं? मास लिख रहे हैं ना। मुझे तुम सबका मास पता करना है, नेट मास कितना है। तो मैं क्या नंबर की काउंटिंग करूँगा कि मैं क्या करूँगा? तुम लोग के मास लिख लिख के ऐड करूँगा, मास लिख के ऐड करूँगा, नंबर की काउंटिंग क्यों करूँगा? किसका मास नेग्लिजिबल है? इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को थोड़ी नेग्लिजिबल है। अधूरा सिखाएं, तुम जा के सीख के आई हो ना, अधूरा सिखाएं, मैं सिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है? सबसे पहले तो ये है कि एटॉमिक मास का मतलब क्या है वो समझो। वो होता है एक एटम का मास। नंबर क्यों ऐड करते हैं उसके पीछे लॉजिक है, बहुत कम टीचर ही बताएंगे इसके पीछे क्या लॉजिक है, मैं बताता हूँ। एटॉमिक मास का पहले मतलब समझो, एक एटम का मास। दूसरा क्या है? दूसरा आपका मॉलिक्यूलर मास। दूसरा क्या है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का मास। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही याद करना है, एक मॉलिक्यूल का मास। तीसरी चीज़ आएगी मोलार मास। क्या होगा? मोलार मास। मोलार मास मतलब एक मोल का मास। मोलार मास मतलब एक मोल का मास। वो चाहे एटम भी हो सकता है, चाहे मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो मोलार मास मतलब क्या होता है? एक मोल। अब यहाँ पर एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। एक मोल एटम या मॉलिक्यूल का मास, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मोलार मास। बात समझ आई? तो मोलार मास क्या है? एक मोल एटम या मॉलिक्यूल का मास, यानी एक मोल एटम का मास या एक मोल मॉलिक्यूल का मास, उसको मोलार मास कहते हैं। फिर बुक में ग्राम एटॉमिक मास, नहीं इसमें नहीं है तो मत करो। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आगे आएगा, वो एंट्रेंस में बताता हूँ। पहले ये समझ लो, एटॉमिक मास इज एक एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, उसके बाद मोलार मास मतलब एक मोल एटम या एक मोल मॉलिक्यूल का मास। समझे? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो यहाँ तक समझ में आता है। इसको कॉपी करने का फिर मैं बताता हूँ इसके क्या क्या यूनिट्स हैं, फिर और चीज़ें समझाऊँगा मैं इसके अंदर अभी। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक, आइए अब क्या, अब जो है इनके जो यूनिट होते हैं ना बेटा, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास। अब सर मास है तो यूनिट तो किलोग्राम होगा, यूनिट तो किलोग्राम होगा या ग्राम होगा, यही होगा। लेकिन इनके मास बहुत कम होते हैं, इतना कम होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक नया यूनिट बना देते हैं। क्या करते हैं? नया यूनिट बना देते हैं। बात समझ आई? ठीक है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमको अगर हमको क्या करना है, मुझे शर्ट सिलाना है, तो मैं कपड़ा लेने जाऊंगा तो मैं क्या किलोमीटर में बोलूँगा उसको 5 किलोमीटर कपड़ा दे दे? नहीं, ऐसा तो नहीं बोलूँगा। मैं क्या बोलूँगा? मीटर में बोलूँगा। बात समझ आई? तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर जो कन्वीनियंट होगा उस हिसाब से बात करते हैं। जैसा अगर मैं उसको बोल दूँ जाकर के नीचे कि 1000 ग्राम दाल दे दो, या मैं बोलूँ 1 किलो दाल दे दो, दोनों अलग अलग है सेम है? सेम है।
लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट क्या है बोलना, 1 किलो। बात समझ आई, बस वही है। तो मास का यूनिट तो ग्राम या किलोग्राम होता है, लेकिन इसका मास इतना कम होता है एटम या मॉलिक्यूल का कि हम एक नया यूनिट बना देते हैं। वो नया यूनिट क्या है? वो नया यूनिट है, उसको बोलते हैं AMU। क्या बोलते हैं? AMU। AMU इज़ एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है वो? एटॉमिक मास यूनिट, यानी एक ऐसा यूनिट जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एटम्स के मास को मेजर करते हैं। समझे? ये है किसका? इसका यूनिट है मास का, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है? यूनिट ऑफ मास है। क्या ये? यूनिट ऑफ मास। लेकिन किसके लिए है? फॉर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, इनके लिए है भाई। समझे? ठीक है ना, ऐसा है। तो एटॉमिक मास यूनिट, अभी इसको रिप्लेस कर दिया गया है AMU को U से। किससे रिप्लेस कर दिया? U से। U मतलब यूनिफाइड मास। U क्या है? यूनिफाइड मास। एक बार CET में सवाल आ गया था कि AMU को किससे रिप्लेस किया गया है, तो U से। क्या है वो U? यूनिफाइड मास। ठीक, क्लियर है? यूनिफाइड मास होता कितना है? 1 AMU इज़ 1 U इज़ 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, या फिर 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। कन्वर्जन समझा दिया आपको मैंने, समझे? ठीक है ना। कैसे डिफाइन किया गया मैं भी समझाता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। क्या बताया तुमको अब तक मैंने? एटॉमिक मास एक एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास, मोलार मास एक मोल एटम या मॉलिक्यूल का मास। समझे? 2 चीज़ें और पढ़ाऊंगा, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, लेकिन वो मॉड्यूल में है, यहाँ नहीं है टेक्स्ट बुक में। ठीक, अब क्या मास का यूनिट हमने क्या डिफाइन किया अभी? AMU या फिर U। क्यों किया? मास के यूनिट नहीं थे क्या? थे ना, ग्राम, किलोग्राम, लेकिन बहुत कम मास होता है, इस वजह से यूनिट में बोलते हैं हम लोग, यूनिफाइड मास। क्या है वो? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अभी वो किससे रिप्लेस हो गया? U। U इज यूनिफाइड मास। कितना होता है 1 U या 1 AMU? कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, या फिर 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब ये कहाँ से आया, किसको 1 यूनिट डिफाइन किया गया, वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, आइए इसको समझिए। तो ये तो लिख लिया होगा ना। अब क्या, ये जैसे मैं याद करा रहा हूँ वैसे ही करना, वरना आप हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या क्या निकालना है, क्या निकालना है मुझे। ऐसा है, ठीक। चलिए, आप क्या करते हो, आप एक कार्बन 12 आइसोटोप लेते हो। कार्बन 12 आइसोटोप का मतलब क्या? आपने एक ऐसा कार्बन एटम लिया जिसका मास 12 यूनिट है। कार्बन 3 टाइप का मिलता है दुनिया में। तुम कार्बन खोजने निकलो तो कार्बन 3 टाइप का मिलेगा। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, 3 मिलते हैं, लेकिन अपने को कौन सा चाहिए? कार्बन 12। तो कार्बन 12 लिया मैंने। बात समझ आई? उस कार्बन 12 को आप समझो जैसे वो एक केक है। क्या है वो? केक है, ठीक है ना। तो जैसे बर्थडे केक होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आपका कार्बन 12 है। इस कार्बन 12 के आप क्या करते हो? इस कार्बन 12 के आप 12 हिस्से करते हो। क्या करते हो? 12 हिस्से। तो इस कार्बन 12 के आपने क्या कर दिए? 12 हिस्से कर दिए, ऐसे अलग अलग पार्ट्स कर दिए। उसका आपने एक हिस्सा निकाला, पेस्ट्री जो होती है हमारी पेस्ट्री, तो एक हिस्सा निकाला। समझे? कार्बन 12 के 12 हिस्से, 12 हिस्से में से एक हिस्सा निकाला। उस एक हिस्से का जो मास होगा, हमने इसको क्या बोला? वो 1 यूनिट है। क्योंकि यूनिट तो कौन डिसाइड करता है? बड़े बड़े साइंटिस्ट। कैसे डिसाइड करते हैं? आर्बिट्रेरली डिसाइड करते हैं। जैसे उन लोगों ने क्या डिसाइड किया था? प्लैटिनम इरिडियम रॉड, उस पर 2 मार्किंग, उसके बीच में जो लेंथ है वो 1 मीटर, भेजे में गया। बस वही है। कार्बन 12 एटम लो, इतना बड़ा एटम नहीं होता, समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो कार्बन 12 एटम लो, उसके 12 हिस्से कर दो, एक हिस्सा निकालो, उसका जो मास होगा वो क्या होगा? 1 यूनिट। उसको 1 यूनिट बोलते हैं। और अगर उसका ग्राम में मास देखा गया तो वो इतना आता है, किलोग्राम में देखा गया तो इतना आता है। अब समझे? तो ये होता है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट इज 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, है ना। तो 1 यूनिट क्या है? 1 यूनिट इज 1/12 मास ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप लो, उसके मास के 12 हिस्से करो, उसमें से जो एक हिस्से का मास होगा वो 1 यूनिट कहलाएगा। समझा? क्लियर है? ऐसा है, ठीक है। तो ये सब आपकी बुक में दिया है, इसको कॉपी कर लो जल्दी से।
रेफरेंस लिया गया। आप बोलेंगे दूसरे एलिमेंट को क्यों नहीं लिया गया, तो उसका भी रीज़न है मेरे पास। क्या रीज़न है, हम यूनिट ऐसा सिलेक्ट करना चाहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो, हर जगह प्रेजेंट हो जाए। तो सबसे आसान तो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का मास ही कितना होता है 1 यूनिट, तो उसी को रेफरेंस स्टैंडर्ड ले लेते हैं। लेकिन नहीं, पूरी दुनिया में कार्बन बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, तो पूरी दुनिया में अगर अपने को कार्बन सबसे ज़्यादा मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट का रेप्लिका बनाना है तो सब क्या करेंगे, अपने अपना का कार्बन 12 निकालेंगे, उसके 12 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा निकाल लेंगे और बोलेंगे ये क्या है 1 यूनिट है, फिर इसी का रेप्लिका बना के पूरे देश में बांट देंगे। तो कार्बन को रेफरेंस स्टैंडर्ड इससे लिया गया क्योंकि वो क्या है, अबंडेंटली प्रेजेंट है, समझे, ये रीज़न है। वरना हाइड्रोजन बेस्ट था, उसको रेफरेंस लेना। चलो, तो प्रॉब्लम 1.1, तो प्रॉब्लम 1.1 क्या कहता है, प्रॉब्लम 1.1 कहता है, पेज नंबर 7 टेक्स्ट बुक में देखो, मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम इज, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 26.56896 into 10⁻⁻24 grams. What is the atomic mass of oxygen in units? वही निकालना है, मास ऑफ ऑक्सीजन, ये ग्राम में है ना, तो अपने को पूछा है कितना यूनिट होगा, यूनिट में कितना मास होगा उसको, वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, बोलो, यूनिट में कैसे निकालेंगे उसको, बोलो, क्या डिवाइड करना है। बोला है ग्राम में उसका इतना मास है एक ऑक्सीजन एटम का, तो यूनिट में कितना होगा, यानी यू में मास कितना होगा। बहुत सिंपल है, इज इक्वल्स टू, मैंने आपको ये बताया ना 1 यूनिट कितना होता है 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम, है ना, यही होता है। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि 1 यूनिट इतना ग्राम होता है, मैं आपसे पूछता हूँ 1 ग्राम कितना यूनिट होगा, 1 ग्राम कितना यूनिट होगा, तो ये पूरे चीज़ को उधर भेज दो, उधर भेजोगे तो क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा, अरे नहीं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1.67 into 10⁻⁻24, और ये क्या है यहाँ पर यूनिट, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 ग्राम। अब समझा कि मैंने इसको उठा के इधर भेज दिया, तो 1 ग्राम कितना होगा 1/1.67 into 10⁻⁻24 यूनिट, तो 1 ग्राम इतना यूनिट होता है। तो ये कितना है 26.56896 into 10⁻⁻24 मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या है ग्राम, ग्राम मतलब 1 ग्राम, ग्राम मतलब 1 ग्राम, और 1 ग्राम कितना यूनिट होता है, 1 ग्राम कितना यूनिट होता है, तो 1 ग्राम होता है 1/, ये ग्राम की जगह लिख रहा हूँ मैं, 1/1.67 into 10⁻⁻24 यूनिट्स, 10⁻⁻24 10⁻⁻24 कैंसिल। अब समझा, अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा फाइनल आंसर, समझे, डिवाइड करके देख लेना कितना आएगा 16 आएगा, तो कितना आएगा 16 यूनिट। आपने मेरे को कैसे समझा, ऑक्सीजन का मेरे को याद है कितना होता है 16 यूनिट, तो सीधा लिख दिया मैंने 16 यूनिट, समझा, ठीक है ना, तो ऐसे लिखने का इसको, समझ आई बात, क्लियर हो गया। तो कुछ नहीं किया मैंने, बुक में देख करके तुम बोल रहे थे डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना है, बस यूनिट को चेंज करना है, यूनिट तो चेंज करना है ना। तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इतना ग्राम है, तो 1 ग्राम कितना यूनिट होता है, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, समझा, ठीक है ना, बस कॉपी कर लो। चलो, बोर्ड का सेशन हो गया, अभी एंट्रेंस पढ़ते हैं।